नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट तक मैंने आप लोगों को यूनिट और मेजरमेंट की 10 क्लास तक बता चुका था, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को लेंथ को मेजर करने की इनडायरेक्ट मेथड बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ऐसे पार्टिकल जिसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, उसकी लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका था, जिसमें ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का हमने डायमीटर फाइंड आउट करा था, किस तरीके से मेथड यूज करी थी। उसमें हम फिजिक्स और साथ ही साथ में मैथ्स के फॉर्मूलाज के बेसिस पे कैलकुलेशन करके उस ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर फाइंड आउट किया था, जिस डायमीटर या जिस मॉलिक्यूल को हम देख भी नहीं सकते थे, या वो इतना छोटा होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास में नहीं है जिसकी वजह से हम उस मॉलिक्यूल को देख सकें, लेकिन फिर भी हमने उसका डायमीटर किस तरीके से फाइंड किया था वो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं। आज के बच्चों जो हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली हम एरर, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो एक वर्ड हमेशा साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और वो क्या जुड़ा हुआ रहता है कि कितना, हाउ मच, हाउ मेनी। अगर आप लोगों को बोलता हूं कि एक बाइक जो है वो इसकी स्पीड इतनी है, तो आप पूछोगे कितनी है। अब कितनी है तो हम उसे मेजर करना चाहते हैं। मैं बोलता हूं कि इसका मास इतना है, आप फिर से पूछोगे कि सर कितना है, तो इसके मास को हम मेजर करना चाहते हैं, हम टाइम को मेजर करना चाहते हैं। हम फिजिक्स की जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज होती है, जो बेसिक फिनोमिनाज होते हैं, उन सारे बेसिक फिनोमिनाज प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्या करना चाहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना चाहते हैं। और वो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो वो मेजरमेंट हम करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से। हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई है, उस स्टैंडर्ड यूनिट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, मैंने अगर आप लोगों को बोला कि इस रूम का आपको क्या करना है, एरिया मेजर करके बताओ, तो आपने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट कौन सा लोगे, तो सीधी सी बात है, एक स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी लोगे, क्योंकि आपको मालूम है आपको लेंथ मेजर करना है, आप केजी तो ले नहीं सकते, आप क्या लोगे, लेंथ की यूनिट लोगे। और लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बनाई है हमने एसआई सिस्टम ने, तो वो क्या बनाई है, मीटर। हमने वो ली और फिर उसके बाद 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, अगर 5 बार वो स्केल को आपने नापा तो आप क्या बोलोगे, इसकी लेंथ 5 मीटर है। ब्रेड्थ अगर नापोगे तो वो भी 5 मीटर है। उसका मल्टीप्लीकेशन करके आप 25 मीटर स्क्वायर क्या बताओगे, इस रूम का एरिया बताओगे। इसी तरीके से करेंगे हम। अब क्या है कि हमने जब ये इस तरीके से काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट, हर बार के मेजरमेंट के साथ में हमारे साथ में क्या होती है, एक मिस्टेक होते जाती है, एक गलती होते जाती है। और वो गलती को हम क्या कर सकते हैं कि वो गलती प्रॉपर होती ही होती है, हमेशा होती ही होती है, उस गलती को हम हटा नहीं सकते। हाँ, उस गलती को, उस एरर को हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। अब कम से कम कर सकते हैं, बिल्कुल आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलता हूं, किसी स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक जगह का बोलता हूं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे इंदौर में एक फेमस मंदिर है खजाना मंदिर, ठीक है। अब खजाना मंदिर है, मैंने एक बच्चे को बोला कि भैया यहां से तू जा और खजाना मंदिर पे खड़े रहना, मैं तुझे वहां पे मिल जाऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो बच्चा वहां पर गया तो वो खजाने मंदिर से क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा पहले मिल जाए, ठीक है, या हो सकता है कि खजाने मंदिर का जो गेट है उस गेट के थोड़ा सा पीछे खड़ा हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं उससे जाकर बोलूंगा मैंने तुझे खजाने मंदिर पे जाने का बोला था तो तू गेट पे क्यों नहीं खड़ा हुआ, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम क्या करेंगे, तो ये चीज क्या है, अब ये चीज क्या है कि हम ये बोलेंगे कि जब मेरे घर से तो उस खजाने मंदिर तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका जो खड़े रहने वाली छोटी सी ये जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस बहुत कम थी। यानी उस गलती को, वो एक्चुअली गलती है क्योंकि मैंने उसको जो क्या क्या ऑर्डर दिया था कि खजाने मंदिर पे खड़े रहना, इसका मतलब खजाने मंदिर के गेट पे उसको खड़ा रहना था, लेकिन वो गेट से 2-4 कदम आगे खड़ा हो सकता है, गेट से 2-4 कदम पीछे खड़ा हो सकता है। तो क्या मैं उसको अब जाकर चिल्लाऊंगा कि नहीं तूने मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं माने, हम क्या बोलेंगे, नहीं सही मिले। मैं उसको ये तो नहीं बोलूंगा कि तू मुझे यहां क्यों नहीं मिला, मैंने तुझे खजाने मंदिर का बोला था, तू 2 कदम पीछे क्यों खड़ा है या 2 कदम आगे क्यों खड़ा है। तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली है तो एरर,
लेकिन इस एरर को मैं क्या कर रहा हूं, टॉलरेट कर रहा हूं। समझ पा रहे हो बच्चों, इस एरर को मैं क्या कर रहा हूं, टॉलरेट कर रहा हूं। टॉलरेट करने का मतलब इतनी मैं ये मान के चलता हूं कि जब इतनी बड़ी डिस्टेंस की बात करी तो ये 2-4 कदम क्या है कि इसके अंदर एरर है और उस एरर को मैं अपने काम के साथ टॉलरेट कर रहा हूं, मान रहा हूं कि इतनी एरर तो होगी ही होगी। और ये जो गलती होती है, ये छोटी गलती जो इस लेंथ के कंपैरिजन में हम चला लेते हैं, मान लेते हैं, उसको हम बोलेंगे टॉलरेंस। आई बात सभी को समझ में? जबकि बच्चों अगर हम एरर की बात करें तो एरर अब क्या होगा कि मैंने बोला कि खजाने मंदिर पे जाके खड़े रहना है, वो एक चौराया दूर जाके खड़ा हो गया। अब मैं जाके खजाने मंदिर, तो पूरे खजाने मंदिर के आसपास मेरा टॉलरेंट है, 2-4 कदम आगे जाऊंगा, मैं 10 कदम आगे जाऊंगा, 10 कदम पीछे जाऊंगा, मुझे नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं वो खजाने मंदिर पे नहीं है, वो तो किसी दूसरे चौराहे पे खड़ा है, दूसरी जगह पर खड़ा है। तो अब मैं उसकी उस गलती को टॉलरेट नहीं करूंगा। तो वो गलती क्या थी कि अब लेंथ के कंपैरिजन में मेरे घर से खजाने मंदिर तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो जो गलती है वो ज्यादा बड़ी है। अब उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, वो एक मेजरेबल गलती होगी, एक बड़ी गलती होगी। आई बात सभी को समझ में? तो ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है एरर और टॉलरेंस में। तो बेसिकली बच्चों टॉलरेंस जो होता है वो एरर ही है, लेकिन स्मॉल एरर को हम टॉलरेंस बोलेंगे, और जो ज्यादा मेजरेबल एरर होगी जिसको हम हमारे कैलकुलेशन में बिल्कुल मिलाना नहीं चाहते, उसे हम बड़ी एरर बोलेंगे। मैं मतलब एक ऐसी एरर बोलेंगे जिसको हम कैंसल आउट करके वो मेजरमेंट फिर से लेना पड़ेगा हमको। आई बात सभी को समझ में? तो अब ये चीज है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे, कहीं का भी अगर आप मेजरमेंट करते हो, तो उस मेजरमेंट के साथ में हमेशा 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 आपको कुछ ना कुछ टॉलरेंस लेके चलना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ गलती लेके चलना पड़ती है, और वो गलती हर बार मेजरमेंट में होती है। इसका मतलब क्या है कि हम विदाउट टॉलरेंस या विदाउट एरर के कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा एरर होती है। हाँ, फर्क ये पड़ सकता है कि हम उस एरर को कम से कम कर दें। जैसे उस बच्चे को मैंने बोला था कि जाके खजाना मंदिर पे खड़ा रहना है, तो वो खजाने मंदिर से 10 कदम दूर ना जाके 1 कदम पहले खड़ा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो जो खजाने मंदिर के गेट पे कुछ लोग निकल रहे थे, तो उससे 1 कदम पीछे खड़ा हो गया, गेट पकड़ के खड़ा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे इतने एक्यूरेट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस गलती को कम से कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे मेजरमेंट में टॉलरेंस कम से कम हो, गलतियां कम से कम हो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब यही चीज लिखा हुआ है क्या कि एनी मेजरमेंट इज नॉट परफेक्ट, इट ऑलवेज हैज सर्टेन एरर और टॉलरेंस, यानी कोई भी मेजरमेंट 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होगी ही होगी। ठीक है, और वो गलतियां किस तरीके से होती हैं, क्या होती है, उन गलतियों के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में छोटा सा मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं कि जैसे हमने कहीं पर मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट है कुछ इस तरीके से कि 112 किलोमीटर, एक मेजरमेंट है 112.5 किलोमीटर, फिर तीसरा मेजरमेंट है 112.53 किलोमीटर। अब देखिए ये जब हमने मेजरमेंट किया तो इन मेजरमेंट में कितनी एरर है, कितना टॉलरेंस है, कितना टॉलरेंस हम लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा समझो कि ये 112 किलोमीटर तो परफेक्ट है, लेकिन इसके बाद पॉइंट वाला हिस्सा नहीं है, तो हो सकता है इसके पास 0.1 हो या 0.2 हो, 0.3 हो, 0.5 हो। इतनी बात समझ में? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो टॉलरेंस है वो कितना है, तो इसका टॉलरेंस है 0.1 किलोमीटर का। ओके, कि यहां पर क्या हो रहा है कि 212 किलोमीटर से 0.1 किलोमीटर ज्यादा हो सकता है, 0.1 किलोमीटर कम हो सकता है। इतनी बात समझ में? या इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो 100 मीटर ज्यादा हो सकता है, 100 मीटर कम हो सकता है। यानी 112 किलोमीटर जब हमने मेजर किया तो उसमें 100 मीटर का हम क्या लेके चल रहे हैं, टॉलरेंस लेके चल रहे हैं कि 112 किलोमीटर को मेजर करने में 100 किलोमीटर ज्यादा हो सकता है या 100 किलोमीटर कम हो सकता है। लेकिन वो भले कितना भी कम या ज्यादा हो, लेकिन हम उसे मानेंगे कितना, 112 किलोमीटर ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम हमारे मेजरमेंट के साथ में टॉलरेंस 100 मीटर का टॉलरेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर टॉलरेंस कितना होगा, तो 112 यानी 100 मतलब 112.5
यानी 112.5 किलोमीटर तो हमने एग्जैक्ट नापा, लेकिन उसके बाद क्या है, तो उसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका मतलब इस बार जो टॉलरेंस होगा वो कितना होगा, 0.01 किलोमीटर का टॉलरेंस होगा यहां पर, क्योंकि ये यहां पर कोई मेजर, कोई यूनिट, कोई डिजिट नहीं लिखी हुई। इतनी बात समझ में, यानी इतना तो एक्यूरेट हमने नापा, लेकिन इसके बाद इतनी एरर हो सकती है, और वो एरर कितनी है, इतनी बात समझ में। इसका मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर अब ये है कि हमारे इस मेजरमेंट में यहां वाले जो डिजिट आना चाहिए उस मेजरमेंट में, यानी इतना जब लिखा था तो यहां का टॉलरेंस कितना है, तो यहां का टॉलरेंस है 100 सेंटीमीटर का। इतनी बात समझ में। यानी अब हम क्या बोलेंगे कि 112 किलोमीटर और 500 मीटर के बाद, ठीक है, यहां पर 500 मीटर के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगले केस की अगर हम बात करते तो यहां का टॉलरेंस कितना हो जाएगा, तो यहां पर एक नई डिजिट नहीं लिखी हुई है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.001 किलोमीटर का। यानी अब यहां पर हम क्या बोलेंगे कि 10 mm की क्या हो सकता है, इस बार हमारे पास इस डिजिट में क्या लिखा हुआ है या इस मेजरमेंट का टॉलरेंस कितना है, तो 10 mm का है, कि 10 mm ज्यादा हो सकता है, 10 mm कम हो सकता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते चले। इसका मतलब क्या है कि क्या कभी ये इस तरीके से जो फिनोमिना है, ये पॉइंट्स का आगे चलना, क्या ये कभी खत्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे मेजरमेंट में हमेशा 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 एरर चलते रहेगी, टॉलरेंस चलते रहेगा। लेकिन इन तीनों मेजरमेंट में से अगर मैं बात करता हूं, सिर्फ तीनों की, इन तीनों में से सबसे अच्छा मेजरमेंट कौन सा है, तो सबसे अच्छा मेजरमेंट ये है। क्यों? क्योंकि इसने किलोमीटर के बाद मीटर सेंटीमीटर तक नाप के बताया। मुझे किलोमीटर भी नाप के बताया, मीटर भी नाप के बताया और सेंटीमीटर भी नाप के बताया। गलती किसमें थी, एमएम में, और एमएम बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है, तो इसके कंपैरिजन में मिलीमीटर की जो एरर्स हैं वो इतनी कम है कि हम क्या बोलेंगे कि यार ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी इसके अंदर क्या है, गलती है। आई बात सभी को समझ में। जबकि इसमें बात करें तो 100 मीटर तक की डिस्टेंस थी, तो 100 मीटर की डिस्टेंस के बराबर क्या थी, इसके अंदर एरर थी, तो ये गलती उसके कंपैरिजन में बड़ी है। अब ये तो बोले सर कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है, सही किसको माने हम, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेजरमेंट है किस बेसिस पे लिया गया है। अब आपका मेजरमेंट किस बेसिस पे लिया गया है, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मुझे जाकर क्या है कि वही किसी चौराहे पे मुझे इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको किसी चौराहे पे जाके खड़ा होना है, तो मैं उससे 50-60 मीटर आगे भी अगर जाकर खड़ा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां पर वो एरर चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि वो हम उसको पता लगा लेंगे, दोस्त ने फोन करा कहा मैं थोड़ा सा आगे आ जा, तो दोस्त ने भी टॉलरेट किया, मैंने भी टॉलरेट किया कि हाँ चलो इतनी एरर चलेगी भाई, आ जाएगा वो, ठीक है। लेकिन जब क्या हो रहा है कि जब हम उसकी बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं कि हमने क्या करा कि एक चट्टान के बीच में हम क्या करना है, सुरंग बनाना है। तो बच्चों चट्टान के बीच में जब सुरंग बनती है, तो ये चट्टान है, चट्टान के बीच में हम रेलवे ट्रैक डालना चाहते हैं, उसके बीच में सुरंग, तो यहां से हमने क्या करा, एक सुरंग इधर से खोदना चालू होती है, एक सुरंग इधर से, बेसिकली यही होता है, और दोनों जाकर बीच में मिलती है, यही होता है। अब इसके मेजरमेंट में हम ये टॉलरेंस लेके काम नहीं कर सकते, 100 मीटर का टॉलरेंस लेके काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 100 मीटर का टॉलरेंस काम कर लेके करना शुरू हुआ तो इसने इधर दोनों के मेजरमेंट में 100 मीटर की एरर हो गई, तो पता चले दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं। आई बात सभी को समझ में। तो ये टॉलरेंस कितना होता है, कितना लेते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का काम कर रहे हो, वो टॉलरेंस आप कितना रखना चाहते हो। तो यहां पर हम ये करेंगे कि ये एमएम की मिस्टेक अगर हमारे पास में हो, यानी जब बिल्कुल मुंह उन दोनों के आपस में मिल रहे हो, तो हल्का सा अगर मिस्टेक है, इतना सा मिस्टेक है, अगर वो हो रहा है तो चलेगा। लेकिन 100 मीटर के बराबर टॉलरेंस के बराबर अगर गलती लेके चलोगे तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा। आई बात सभी को समझ में। तो टॉलरेंस होता है, ठीक है, ये तो पक्का है, लेकिन टॉलरेंस कितना है, कितना रखना है हमें, ये हम डिसाइड करेंगे, और अच्छे से अच्छे वर्किंग के लिए हम ये टॉलरेंस को कम से कम करना चाहते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, अब फिर बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर मुझे आप कुछ नापने को दो, मैं तो कभी गलती नहीं करूंगा।
लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ गलती होती है, वो क्या गलतियां होती है, किसकी वजह से होती है, किस टाइप की गलतियां होती है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब गलतियां तो होती है, एरर्स तो होती हैं, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। आई बात सभी को समझ में? तो टाइप्स ऑफ एरर एक्चुअली क्या होता है? तो टाइप्स ऑफ एरर दो तरीके की होती है, सिस्टमेटिक एरर और दैट वन रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? एक ऐसी गलतियां जो सिस्टम की वजह से होती है, ठीक है, ऐसी गलतियां जो सिस्टम की वजह से होती है उसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और रैंडम एरर, ये पता ही नहीं लग पाता कि हमने जो पूरा सब कुछ ध्यान रख के हम बिल्कुल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नाप रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, तो उस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। ठीक है, अब सिस्टमेटिक एरर तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है उनको देखते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर देखिए, the systematic error are those error that tends to be in one direction, either positive or negative. Some of the source of systematic error are instrumental error, technical error और personal error। मतलब सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो तीन वजहों से होती है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, टेक्निक की वजह से और पर्सनल किसी पर्सन की वजह से भी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात तो समझते हैं सिस्टमेटिक एरर में। सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि सिस्टमेटिक एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर को देखते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है कि हमने क्या हुआ कि जब भी हम हमारी लेबोरेटरी में, हमारे लैब में किसी चीज का प्रैक्टिकल करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, अब प्रैक्टिकल करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे पास उस मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो एसआई सिस्टम ने हमको बना के दी, उसके हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट के लिए हमको ने क्या करा, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए। अब वो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाए और गलतियां उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो जाए। अब उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से गलतियां हो जाए, इसको समझिएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से सर किस तरीके से गलतियां हो सकती है, समझना कैसे कि जैसे अगर मैं आप लोगों को मैंने क्या करा कि आप लोगों को एक स्केल दी, जैसे मान लेते हैं ये एक स्केल है, ठीक है, जो हमारे पास जनरली स्केल होती है, जो मीटर स्केल होती है। आपने अक्सर उस स्केल में देखा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जहाँ से स्केल शुरू है उसके कुछ ऊपर से जीरो स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12, यहाँ तक 12 आया, उसके कुछ ऊपर तक जगह खाली रहती है। इतनी बात समझ में? यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो स्केल है, ये जो 12 सेंटीमीटर की हमारी जो स्केल है, उसके ऊपर भी कुछ प्लेस खाली है, नीचे भी कुछ प्लेस खाली है। इतनी बात समझ में आए? ठीक है, अब यही मीटर स्केल से मैं आप लोगों को क्या करना चाहता हूं कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप क्या करो, एक टेबल की लेंथ को मेजर करो। तो अब देखिए, अब जैसे आप क्या करोगे, बेस पे से यू, नीचे से जैसे जमीन है तो जमीन पे से यू लगाओगे और यू लगा के 1 2 3 इस तरीके से मेजर करोगे। अच्छा, अब इस तरीके से मेजर करोगे तो आप एक्चुअली क्या है कि उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, उस ओरिजिनल लेंथ से आपने इस स्केल की वजह से जो लेंथ मेजर करी वो कैसी कर दी, कम मेजर कर दी। बच्चों समझ में आ रहा है? कम मेजर करिए, ज्यादा नहीं करिए, कम मेजर कर दी। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। हाँ, क्या था कि थोड़ा सा समझना, जैसे मुझे ये लेंथ यहां से यहां तक की, ये जो है एक, मुझे ये वाली लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो स्केल शुरू हुई है, तो जैसे अगर मैंने यहां से यहां तक एक स्केल ली, ठीक है, ये एक स्केल लेके इस तरीके से मेजर करना है, वो स्केल क्या है, यहां पर खत्म हो रही है और यहां से शुरू हो रही है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहां पर इसके सामने क्या लिखा हुआ है, यहां पर 0 1 2 3 4 5 इस तक, यहां तक लिखा हुआ है। अब चूंकि मैं मेजरमेंट जो टिक लगाता हूं वो तो कहां लगा देता हूं, यहां पर लगा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर। इतनी बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि हम इतना नापेंगे और उसको बोलेंगे, जैसे इस स्केल पे यहां तक 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम 12 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हमने हमारे माइंड में फिट क्या कर लिया कि इतना बड़ा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना बोल दिया, 12 सेंटीमीटर का बोल दिया। जबकि बच्चों ये ओरिजिनल में 12 सेंटीमीटर से हमने एक्चुअली में कैसा नाप दिया, ज्यादा नाप दिया।
आई बात समझ में? 12 सेंटीमीटर तो बच्चों यहां से लेकर ये इतना है, लेकिन हमने इस स्केल में ऊपर खाली जगह और नीचे खाली जगह की वजह से 12 सेंटीमीटर एक्चुअल जितना होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा नाप दिया। आई बात समझ में? उससे ज्यादा नाप दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जितनी बार अगली बार 12 सेंटीमीटर यहां नापेंगे तो ये 12, फिर अगली बार और नापेंगे तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उस ओरिजिनल लेंथ से हमने इस स्केल की सहायता से जब नापा तो उसकी ओरिजिनल लेंथ से कुछ लेंथ कम नाप दी। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा खाली जगह भी हम छोड़ते जा रहे हैं हर बार। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि जितनी भी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, और हमने इस स्केल का यूज करा और स्केल का यूज करने के बाद बोला कि इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर की हमने एरर कर दी। और किसकी वजह से करी? हमारे उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से। और वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जब हमने एरर कर दी तो उसको हम कौन सी एरर बोलते हैं बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल एरर। आई बात सभी को समझ में? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? लेकिन इस स्केल में एक बात और समझना, ठीक है? अब इस स्केल की एक खास बात और समझना कि इस स्केल से मैं आपको कहीं भी नापने को बोलूं, किसी को भी नापने को बोलूं, मेरी हाइट नापने को बोलूं, अपने दोस्त की हाइट, तो इसी स्केल से अगर आप मेजर कर रहे हो तो आप क्या करोगे? हर बार उसकी हाइट जो है कम नहीं नापोगे। समझ पा रहे हो? इसका मतलब इस स्केल से अब आप कहीं पर भी किसी की भी लेंथ को मेजर करो, आप उसकी ओरिजिनल लेंथ से हमेशा कैसी नापोगे? कम, यानी लेस हाइट उसकी नापोगे या लेस लेंथ उसकी मेजरमेंट करोगे। हमेशा ओरिजिनल लेंथ से आप कुछ कम निकालोगे। आ रहा है समझ में? और ओरिजिनल से अगर आपने कम निकाला है तो हमेशा इस स्केल का यूज करके आपकी जो एरर है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है और वो कम हो रही है। कम का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी एरर हो रही है, और नेगेटिव डायरेक्शन में एरर हो रही है। इसका मतलब हमें यह पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम कहीं पर भी मेजरमेंट करेंगे तो हमारी जो एरर होगी वो नेगेटिव एरर होगी। और नेगेटिव एरर का मतलब क्या है कि हम ओरिजिनल लेंथ से कुछ ना कुछ कम नाप दिया करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर हो रही है वो हमारे पास नेगेटिव एरर भी हो सकती है, पॉजिटिव एरर भी हो सकती है। अब पॉजिटिव का फिनोमिना लेते हैं। अब क्या पॉजिटिव का फिनोमिना लेते हैं? किस तरीके से? क्या हो रहा है कि हमारे पास स्केल जब हम खरीद के लाए थे तो वो इतनी बड़ी थी, ठीक है? अब हमारे पास इतनी बड़ी थी, ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन हम उसका बहुत बार यूज करते जा रहे, ऊपर से भी नीचे से भी, कभी छत पे लगाते कभी नीचे लगाते, लेंथ मेजर करते 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 तो नीचे का हिस्सा उसका घिस गया, ऊपर का हिस्सा भी घिस गया। अब नीचे और ऊपर का हिस्सा घिस गया तो अब अगर इस लेंथ को मुझे मेजर करना है और अब मेरे पास एक ऐसी स्केल आ गई जो कि अब घिस चुकी है, यानी घिस चुकी है। इसका मतलब क्या है कि स्केल इतनी बड़ी है तो जो जीरो था वो नीचे था और यहां पर ये इतना था, इतना हिस्सा घिस चुका है, बहुत छोटा सा हिस्सा घिस चुका है, यानी जीरो से वो स्केल, मतलब जीरो जहां था वो उतना हिस्सा घिस चुका है तो वो इतनी छोटी हो गई होगी स्केल। आई बात समझ में? इसका मतलब अब इससे अगर हम नापेंगे तो इससे हम नापेंगे तो 12 सेंटीमीटर अगर यहां तक बोल रहे हैं तो एक्चुअली 12 सेंटीमीटर यहां ऊपर नहीं होगा। अब चूंकि हम छोटी स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उससे छोटा नाप रहे हैं, तो एक बार यहां से नापेंगे, फिर दूसरी बार यहां पे, तीसरी बार यहां पे, तो इस तरीके से आप क्या बोलोगे कि इसका ओरिजिनल लेंथ जो थी, आपका मेजरमेंट ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा आ गया। आई बात समझ में? यानी आपने क्या करा, ओरिजिनल आपका जो मेजरमेंट हुआ, ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में आपका जो मेजरमेंट हुआ वो आपने ज्यादा नाप दिया। अब इस स्केल से, फिर से इस स्केल से हम कहीं पर भी नापे, हमेशा आप ज्यादा ही नापोगे। मतलब इस स्केल की वजह से आपकी जो एरर होगी, जो गलती होगी, वो हमेशा क्या गलती होगी? ज्यादा नाप देने की, ज्यादा नाप देने की। इसका मतलब इसमें जो एरर है वो एक ही डायरेक्शन में है और वो डायरेक्शन की एरर को हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर। तो एरर जो होती है दो टाइप्स की, मतलब सिस्टोमेटिक एरर जो होती है वो बेसिकली बच्चों उसमें दो टाइप की एरर होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर में एक्चुअली क्या होगा को आपका इंस्ट्रूमेंट छोटा हो चुका होगा, आप जो लेंथ मेजर करोगे वो बेसिकली छोटी मेजर करोगे। याद रखना बच्चों, ध्यान से देखना, फिर से समझना। पॉजिटिव एरर में क्या होगा कि जो आपका स्टैंडर्ड स्केल है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में खामी क्या होगी कि वो कम नाप रहा होगा। ये याद रखना, इंस्ट्रूमेंट कम नाप रहा होगा,
आई बात समझ में। और आपने लेंथ को कैसा मेजर करा होगा, ज्यादा मेजर करा होगा। ये दो वर्ड को देखो ध्यान रखना बच्चों, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं बहुत बार बच्चे। फिर से पॉजिटिव एरर अगर हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट छोटा होगा और लेंथ हम ज्यादा मेजर करेंगे, जबकि अगर नेगेटिव एरर की बात करते हैं तो स्केल हमारा बड़ा होगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा बड़ा होगा और हम लेंथ को एक्चुअली छोटा मेजर कर चुके होंगे। आई बात सभी को समझ में। तो ये होता है नेगेटिव एरर। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को। तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। हाँ, और ये जब जीरो जो खत्म हो जाता है ना, कि जीरो यहाँ पे घिसाने की वजह जीरो ऊपर नीचे हो गया, तो उस टाइप की एरर को हम जीरो एरर भी कहते हैं। फिर हमारे पास और भी कुछ उपकरण होते हैं। और कुछ उपकरण किस तरीके से होते हैं, जैसे आप लोगों ने आजकल डिजिटल थर्मामीटर देखा है। तो डिजिटल थर्मामीटर जो होता है, पहले थर्मामीटर पारे वाला होता था, आजकल डिजिटल, उसके अंदर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो एक्चुअली हमने जो वो थर्मामीटर बनाया उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम ये सोच के बनाते हैं उस थर्मामीटर को कि उसके अंदर रेजिस्टेंस, आइडियल कंडीशन के हिसाब से हम उसको मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस उसके अंदर 0 हो और टेम्परेचर बताएं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया में किसी का भी रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी उस थर्मामीटर के अंदर भी कुछ ना कुछ 0 होगा, तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, एक छोटा सा एरर हमेशा उस थर्मामीटर के साथ में चलेगा। आई बात समझ में। और उस थर्मामीटर के यानी हमारी एक्यूरेसी जो होगी, जो हमारा जो एरर होगा उस रेजिस्टेंस की वजह से आएगा, तो हमने उसको रेजिस्टेंस का एरर भी कहा, एरर ड्यू टू रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। फिर फ्रिक्शन की वजह से भी होते हैं कि हम क्या होता है, जब किसी चीज को नाप रहे होते हैं, कि जब किसी सरफेस पे किसी दूसरे सरफेस को स्लाइड करवा रहे होते हैं, या फिर हमने एक सिंपल पेंडुलम को ताकि इस तरीके से उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, तो हमको मालूम है कि जो पेंडुलम इधर से इधर आएगा तो बीच में हवा भी है, तो हवा का उसके ऊपर क्या होगा, रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन उस रेजिस्टेंस की वजह से वो जो स्पीड है उसकी कम होगी, लेकिन हम उस रेजिस्टेंस को मानते नहीं, लेकिन है तो सही। इसका मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उस कैलकुलेशन में उसको टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने में क्या होगी, एरर होगी, कुछ मिस्टेक्स होगी। तो ये कुछ ऐसी एरर होती है जो इंस्ट्रूमेंट के साथ में होती है, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा ध्यान रखकर अगर इसको गणना करें तो हम इससे सुधार सकते हैं, लेकिन ये एरर साथ में होती है, किसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। उम्मीद है बच्चों समझ में आया। अब सेकेंड है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर का सेकेंड टाइप है टेक्निकल एरर। तो दिस एरर जनरेटेड बाय फॉर्मूला, प्रिंसिपल एंड अदर अजम्पशन। अब देखिए कुछ फॉर्मूला, कुछ इसको किस तरीके से समझते हैं, तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फिर से क्या है कि हमारे पास जैसे हमने क्या है कि टाइम पीरियड का पेंडुलम, एक सिंपल जो पेंडुलम होता है, ठीक है, हमारे पास में ये आगे जाके आप इसी क्लास में आगे जाके पेंडुलम के केसेस पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इलेबोरेट करने की कोशिश करूँ कि हमारे पास ये जो पेंडुलम था इस तरीके से, ठीक है। अभी पेंडुलम का टाइम पीरियड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/√LG। तो इसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और टाइम पीरियड कैलकुलेट से हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक प्रैक्टिकल होता है, आप आगे जाओगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पेंडुलम की हेल्प से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसका टाइम पीरियड पहले मेजरमेंट करना चाहते हैं। अगर टी मेजरमेंट हो जाएगा, इसकी लेंथ हमारे पास ये मेजरमेंट हो जाएगी, तो इस फॉर्मूले पे रख के हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन ये फॉर्मूला बना किस बेसिस पे, तो हमने सबसे पहले एक अजम्पशन क्या लिया कि हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करके यहां तक डिस्प्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं इतना। और हम शुरुआत में अजम्पशन क्या लेते हैं, हम जब हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो हम शुरुआत में अजम्पशन ये लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट आपने यहां से यहां तक किया, ये कैसा था, इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम, और बहुत कम था, तो ये एंगल यहां पर जो बना था, यहाँ पर ये जो एंगल थीटा, यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट होता है, ये थीटा एंगल इज स्मॉल एंगल, बहुत स्मॉल एंगल हम मानते हैं। ये कितना, तो तकरीबन इसको उस केस पे हम मानेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री तक का होता है। आई बात समझ में। अब डिग्री इतना बराबर होता है, तो इसलिए ये बहुत छोटा एंगल होता है, तो इसीलिए हम
इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि इसी थीटा के साथ साइन थीटा यूज कर लेते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो ये वाले बेस को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये उसकी जो लेंथ है वो हाइपोटेनियस हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। जबकि अगर रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, तो रियलिटी में देखा जाए तो सर यहाँ पर होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस का फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और एक अजप्शन करते हैं। एक अजप्शन क्या करते हैं कि ये थीटा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, और उस स्मॉल की वजह से हम साइन थीटा इज इक्वल टू ये आर्क यहाँ तक ये भी मान लेते हैं, और आर्क अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा के इस पूरे डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि जब हम उस फॉर्मूले को बना रहे थे तो उस फॉर्मूले को बनाते टाइम ही हमें ये कुछ मतलब यहाँ का इसका कैलकुलेशन, हमारे पास इसकी कोई टेक्निक ही नहीं थी। तो इसलिए हम हमारे अजप्शन के जरिए क्या करते हैं, कुछ फिजिक्स में हम हमेशा ये देखेंगे कि माना ऐसा हो जाए या माना ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए या ये बहुत छोटा हो, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट की प्रोसेस के जरिए हम हमारे कुछ फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। अब जब उस फॉर्मूले को ड्राइव करने में ही हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, अजप्शंस के जरिए एक एरर क्रिएट कर दिया, और सीधी सी बात है उस फॉर्मूले के बेसिस पे जब हम हमारे ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उसके मेजरमेंट लेंगे तो उस मेजरमेंट में भी गलतियां होंगी। और फिर आगे गलतियां क्या हो जाएगी कि जब हम प्रैक्टिकल वहां पर जब हम हमारे स्कूल में जब इसके प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो ये फॉर्मूला जब हमने बनाया उसका, और ये फॉर्मूला बनाने के बाद क्या होता है कि क्या अजप्शन था कि स्मॉल ये एंगल कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 7 डिग्री तक। लेकिन फिर भी ये इतना छोटा एंगल होता है कि हम हमारे लेबोरेटरी में उसको आसानी से मेजर नहीं करते। तो इसलिए हम हमारे लेबोरेटरी में अब इस एंगल को यहां तक मेजर करने लग जाते हैं, इतना कर देते हैं, और इसको हम ले लेते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री तक ले लेते हैं, और फिर हमारे फॉर्मूले में लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमने हमारे फॉर्मूले को बनाते टाइम अजप्शन किया था, वो अजप्शन हम हमारे प्रैक्टिकल में नहीं यूज करते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे साथ में एक एरर चलती है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे साथ में क्या होती है कि हमारी टेक्निक, हमारे फॉर्मूले की वजह से क्या होता है, कुछ एरर आती है। अब साथ में एक और चीज समझना, जैसे एक और चीज होता है, आपने 10th क्लास में ऑप्टिकल बेंच के ऊपर ये करा होगा कि इस तरीके से लेंस लगे हुए रहते हैं, ठीक है, ये गुब्बारा दिख रहा है, इसको लेंस बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेंस होता है। तो लेंस में बच्चों बेसिकली हम क्या करते हैं, जब वहां पर लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ को मेजर कर लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकली जब क्या है कि हमने जो इसके फॉर्मूले डेराइव कर रहा था, तो हमें लेंथ ये वाली इसके सेंटर से लेंथ मेजर करना थी, लेकिन हम ये लेंथ मेजर करके चलते हैं और हमारा पूरा फॉर्मूला और ये पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमने क्या होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, या उसको मेजर करने का जो उसका सही तरीका है, उस तरीके के बेसिस पे हमने उसका मेजरमेंट नहीं करा, यहाँ से मेजरमेंट करने लग जाते हैं, तो एक एरर साथ में चलती रहेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे प्रिंसिपल और हमारे फॉर्मूले की वजह से कुछ एरर्स चलती हैं, तो वो एरर को हम बोलते हैं हमारी टेक्निकल एरर। हमारी टेक्निक की वजह से क्या होती है, एरर्स होती हैं। तो दीज एरर जनरेटेड बाय फॉर्मूला, बताया अभी, प्रिंसिपल जो हम अजप्शन और अदर अजप्शंस जो मान लेते हैं, उसकी वजह से जो एरर होती है उसे हम कौन सी एरर कहेंगे, टेक्निकल एरर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पर्सनल एरर। ठीक है, अब पर्सनल एरर ये थोड़ा सा समझना, ये एक ऐसी एरर है जो बेसिकली बच्चों किसकी वजह से होती है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो आदमी जो उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर की वजह से गलती हो जाती है। किस तरीके से, इसको भी इसमें समझाता हूं, ठीक है। तो किस तरीके की एरर, जैसे क्या हुआ कि यहां पर क्या हुआ कि मैंने जैसे किसी चीज को मुझे मेजर करना था, लेंथ को, ठीक है। अब लेंथ को मेजर करना था, यहां पर इस तरीके से ये स्केल थी, यहां पर लिखा हुआ है मान लेते 50, इसके पास में लिखा हुआ है 51, और यहां पर लिखा हुआ है 49, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है जैसे 49, ठीक है, इस तरीके से स्केल। अब ऑब्जर्वर है,
ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इसका ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन तो ये है, ये वाला, ठीक है, ओरिजिनल 50 वाला है, ध्यान देना, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन 50 वाला है, मतलब कोई यहां से इस तरीके से देख रहा होगा तो ये सही इसका ऑब्जर्वेशन निकलेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे पास के खड़े हुए स्टूडेंट ने, या फिर यहां पर ये जैसे स्केल रखी हुई है और मेजरमेंट हम इसको करना चाहते हैं, यहां पर आया, ठीक है, इसको मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो यहां तक स्केल की हेल्प से 50 हम यहां पर मेजर करना चाहते हैं। लेकिन साइट में जो ऑब्जर्वर हुआ उसने यहां से इसको देखा कुछ इस तरीके से, ध्यान देना, ये ऑब्जर्वर की ये आंख है, यहां से उसने देखा, तो वो क्या दिखेगा कि उसको ये पॉइंट ए से सीध में नहीं दिखेगा। कोई दूसरा ऑब्जर्वर हुआ तो उसने कहां से देखेगा, ये यहां से देख रहा है, ये यहां से देख रहा है, तो वो इसको क्या ऑब्जर्व करके बताएगा 51, यानी जो उसका नेचुरल जो ऑब्जर्वेशन है वो 50 है, लेकिन उसके पड़ोस वाला 49 भी बताएगा एक, और एक 50 बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको जहां से देखना चाहिए था वो उसके थोड़ा सा इधर से देख रहा है, तो वही ऑब्जर्वेशन उसको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये भी क्या है कि ये एरर किसकी वजह से होती है, इम्परफेक्ट टेक्निक्स की वजह से, कि जो मेजरमेंट करने वाला है वो नेचुरल, मतलब उसकी जो टेक्निक है मेजरमेंट करने की वही गलत है। बस वो मेजरमेंट रखा तो उसके पास में जाके उसको इस तरीके से सामने से मेजर करना चाहिए था, वो उसने इधर से जाके ऐसे मेजर कर रहा है, तो कुछ गलतियां हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से गलती होती है, ये बेसिकली बच्चों ऑब्जर्वर की वजह से, पर्सन की वजह से गलती होती है, तो इसलिए हमने इस गलती को क्या बोला, पर्सनल एरर। तो दिस एरर जनरेटेड ड्यू टू इम्परफेक्ट वर्किंग, यानी उनकी जो वर्किंग की क्वालिटी होती है वही इम्परफेक्ट होती है, एक अच्छी तरीके से जो ओरिजिनली उनको जिस तरीके से क्या करना चाहिए था, मेजरमेंट करना चाहिए था, वो मेजरमेंट इन्होंने यूज नहीं किया, इस वजह से ये गलती होती है। ठीक है, तो अब हमारे सामने बात ये आती है कि क्या सर इस सिस्टमेटिक एरर को क्या हम सही कर सकते हैं, क्या हम इसको रिजॉल्व करके हमारे जो मेजरमेंट में से इस एरर को हम हटा सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल बच्चों, हम हटा सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक एरर कैन मिनिमाइज्ड, फिर से मैंने बताया कि मतलब हटा पूरे 100% तो नहीं हटा सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर कैन मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हम एक्सपेरिमेंट को ज्यादा अच्छे से सही तरीके से टेक्निक यूज करें, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करें, एंड रिमूविंग पर्सनल बेस एज फार एज पॉसिबल, और जितना हो सके उतनी अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम यूज करें। फॉर अ गिवन सेटअप दिस एरर मे बी एस्टिमेट टू बी सर्टेन एक्सटेंड एंड नेसेसरी करेक्शन मे बी अप्लाइड ऑन देयर रीडिंग्स। और पॉजिटिव और नेगेटिव एरर के लिए मैं बता ही चुका हूं, थोड़ा सा अब इसको समझते हैं कि हम कैसे इस एरर को दूर कर सकते हैं। अब कैसे इस एरर को दूर कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होगा कि आपने ओरिजिनल लेंथ से जो क्या हो रहा होगा ज्यादा नाप दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी स्केल थी वो छोटी थी, समझ पा रहे हो, आपकी स्केल जो छोटी थी तो आपने ओरिजिनली से कैसा नाप दिया होगा, ज्यादा नाप दिया होगा। तो एक्चुअली अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट जैसे जो स्केल है वो स्केल में हमने ये देख लिया कि 0.1 क्या है, उसके अंदर 0.1 घिसा हुआ है, ये मुझे पहले से ही पता, मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने उसे देखा तो 0.1 घिसा हुआ है। इसका मतलब जो स्केल 0 से स्टार्ट होना थी वो 0.1 से स्टार्ट, तो मुझे पहले से ही पता है कि यार एरर छोटी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उस स्केल से जब मैं 50 नाप रहा हूंगा, ठीक है, तो उस स्केल से मैंने 50 नापा तो उसमें मुझे पहले से ही पता है कि 0.1 की एरर थी, मतलब उसने कम नापा था तो वो पॉजिटिव एरर थी, तो मैंने इसलिए उसको अपने रीडिंग में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर या पॉजिटिव और नेगेटिव जो एरर है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट के देखकर अगर वो एरर हमको पता लग जाए तो तुरंत हम हमारी रीडिंग में उस ऑब्जर्वेशन को या उस एरर को, उस टॉलरेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आई बात सभी को समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को हटा सकते हैं। और खास बात क्या है कि इनके पास एक ही डायरेक्शन होती है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से पॉजिटिव अगर एरर हो रही होगी तो वो कहीं पर भी अगर मेजरमेंट कर रहा है तो होगा तो उससे हमेशा पॉजिटिव एरर होगी, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से नेगेटिव एरर हो रही होगी तो कहीं पर भी उस इंस्ट्रूमेंट से हम नापेंगे तो नेगेटिव एरर ही होगी। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट के साथ में एरर की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है और उसके बेसिस पे हम हमारी
हमारी रीडिंग में उस एरर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सिस्टमेटिक एरर होती है और इस एरर को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली। तो अगली जो हमारे पास एरर है वो है बच्चों रैंडम एरर। अब रैंडम एरर ऐसी होती है कि क्यों हो गई, क्यों ये रीडिंग मतलब हमारी गलती हो गई, वो गलती का ही हम पता नहीं लगा पाते, तो उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। अब वो गलती पॉजिटिव भी हो सकती है, हो सकता है कि रीडिंग हमने जो ओरिजिनल लेंथ से कम नाप ली हो या ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा नाप ली हो सॉरी। तो ओरिजिनल लेंथ से कम नाप लियो, ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा नाप लियो, हमें एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता है कि ये गलती किस वजह से हुई, क्यों हो रही है। तो इस टाइप की एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? अब क्या हुआ कि जब मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने आया, तो आज मैंने जब एक लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल किया, ठीक है, करंट को मेजर करने का एक प्रैक्टिकल किया कि करंट को एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मेजर कर रहे हैं, और जो करंट आया वो बच्चों बेसिकली जब मैंने देखा तो 2.1 एम्पियर का करंट आया, ठीक है। अगले दिन मैंने जाके देखा, तो अगले दिन जब मैंने जाके देखा तो वही एरर 2.2 एम्पियर का, मतलब वही रीडिंग जो है करंट की रीडिंग वो 2.2 एम्पियर की आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? एक दिन पहले रीडिंग अलग, एक दिन बाद रीडिंग अलग, तो ऐसा क्यों? तो हमने ये देखा कि जिस दिन मैं पहली रीडिंग ले रहा था उस दिन क्या था कि थोड़ा सा दिन जो था वो गर्म दिन था, और जब बाद में जो मैं रीडिंग लेने गया तो वो उस दिन कैसा, थोड़ा ठंडा दिन था। तो गर्म दिन की वजह से क्या हुआ कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, और ठंडे दिन की वजह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो इस वजह से हमारी एरर आ गई। अब ये, और बहुत ज्यादा ठंडा गर्म नहीं हो, हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चला, हमको जैसे एक दिन दूसरे दिन में बहुत ज्यादा ऐसे ठंडी गर्मी का पता नहीं चलता। तो एक ऐसी एरर जो क्या होगी कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर, हमारे जो आसपास का वातावरण, उस वातावरण की वजह से अफेक्टेड हो रही है हमारी रीडिंग, और वो हम पता नहीं लगा पाते कि कारण क्या। एक्चुअली हम जब उसको समझने की कोशिश करते तो एक्चुअली हमें पता नहीं चलता। अब किसी दिन हम रीडिंग कर रहे थे, उस दिन हमारे रीडिंग में क्या था कि पंखा बंद था। हमने अगले दिन क्या करा कि पंखा चालू कर दिया। अब पंखा चालू कर दिया और फिर वो रीडिंग ले रहे तो गलत आया, मतलब पहले वाली रीडिंग से अलग रीडिंग आ रही, इसका मतलब एरर उसके अंदर कुछ जनरेट हो गई, ठीक है। वो हो सकता है उस पंखे की वजह से एरर बढ़ भी गई हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग से बढ़ गई हो या ओरिजिनल रीडिंग से कम हो गई, ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। और जब पता नहीं चल पा रहा है इसका मतलब क्या है कि वो किस तरीके की एरर है, रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम पता नहीं लगा पाते हैं, और जब पता ही नहीं लगा पाते तो हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि इस घटना की वजह से या इस रैंडम एरर ये जो है हमारी रीडिंग को बढ़ा रही है या रीडिंग को कम कर रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करती है, लेकिन कम करती है ज्यादा करती है हमें नहीं पता। तो अब देखिए समझते हैं रैंडम एरर को। तो दिस एरर जनरेटेड ड्यू टू अननोन रीजन, हमको रीजन भी नहीं पता रख पाते बहुत बार, अननोन रीजन, ठीक है, रीजन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, रीजंस ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इट मे बी एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पॉजिटिव, या हमारे रीडिंग को बढ़ा भी सकती है, रीडिंग को कम भी कर सकती है, हमें पता ही नहीं रह पाता। तो अब बोले सर जब पता ही नहीं रह पाता, जैसे उसमें तो हमें पता लग गया था कि हाँ सर कोई सी एरर हुई, पॉजिटिव एरर होती थी तो हम हमारे रीडिंग में जोड़ देते थे, और नेगेटिव एरर होती तो हमारे रीडिंग में घटा देते थे, और इस तरीके से सिस्टमेटिक एरर को हम क्या करते थे कि हमारे रीडिंग में से उसको घटाया बढ़ा सकते थे, मतलब एरर को कम से कम कर सकते थे। लेकिन इसको कैसे किया जाए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि अगर हमें एरर का पता चल भी गया तो उस एरर को जोड़ें या घटाएं, ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि रैंडम एरर की वजह से वो लेंथ बढ़ रही होगी या लेंथ कम कर रही होगी, हमें यही कारण नहीं पता। तब यहां पर फिर से हम क्या होता है, फिर से फिजिक्स की एक सपोर्टिंग ब्रांच जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स के पास जाते हैं। तो मैथमेटिक्स इस चीज का जवाब हमको प्रोबेबिलिटी से देता है, और कैसे प्रोबेबिलिटी से देता है, तो प्रोबेबिलिटी हेल्प टू रेक्टिफाइड, यानी इस रैंडम एरर को हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से रेक्टिफाई करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का एक केस, सबसे पहली चीज तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि प्रोबेबिलिटी की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशन कितनी बार होना चाहिए, बहुत ज्यादा बार,
ठीक है, अब इसको एक चीज समझिए, जैसे कि अगर मैं एक सिक्के को उछालूं, प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो हमेशा उसका जो परिणाम आता है वो हमेशा 50-50 आता है। मतलब दो इवेंट है तो उसका इक्वल हमेशा क्या होगा, रिजल्ट आता है। कैसे? जैसे कि अगर हम सिक्के को उछालते हैं, तो अब मैंने एक सिक्के को एक बार उछाला तो हो सकता है हेड आए, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आए, तीसरी बार उछाला तो भी हेड आए, लेकिन हमें इस सिक्के को कितनी बार उछालना है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम। लार्ज नंबर ऑफ टाइम मतलब बहुत बार। इसका मतलब देखिए, आप कभी करके देखिएगा कि जैसे हमने सिक्के को 10 बार उछाला, तो 10 बार उछाला तो यह पॉसिबल नहीं है कि 10 के 10 बार हेड आए। हाँ, कितनी बार हेड आएगा, तो वो नंबर होगा 5 के बहुत ज्यादा करीब। हो सकता है 5 बार हेड आए, 5 बार टेल आए, या हो सकता है 6 बार हेड आ जाए, 4 बार टेल आ जाए, लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके, 5 के बिल्कुल पास होगी, यानी 50-50 की प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरीके से जब मैं क्या कर दूं, उसको उस सिक्के को 100 टाइम्स उछाल रहा हूं, बहुत ज्यादा बार, लार्ज नंबर ऑफ मैंने क्या कर दिया, मतलब सिक्के को उछाला। अब जैसे उस सिक्के को बहुत ज्यादा बार मैंने क्या किया, टॉस किया, उछाला, तो 50 टाइम्स, यानी वो हेड, और हेड का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो वो बहुत नियरेस्ट अबाउट होगा 50। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा बार कोई इवेंट को हम करते हैं तो दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। तो बस यही चीज करा, यही चीज हमने यहां पर भी लगाया कि अब जब हम इस रैंडम एरर को हटाना चाहते हैं तो हम हमारा जो भी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उसको लार्ज नंबर में करना है, मतलब बहुत बार उसका ऑब्जर्वेशन लेना है, और बहुत बार ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हम उसका क्या निकाल लेंगे, तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, और उस एवरेज को निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उसे हमेशा हमारे इस एरर के साथ में लिख देंगे, प्लस माइनस दोनों के साथ में। अब प्लस माइनस दोनों के साथ में क्यों, क्योंकि वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। आई बात सभी को समझ में? तो यही चीज लिखा हुआ है कि रैंडम एरर में है बोथ डायरेक्शन, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, में गिव्स 50% पॉजिटिव एंड 50% नेगेटिव रीडिंग्स, ठीक है, एंड फाइंडिंग एवरेज विल कैंसल आउट एरर। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा किस तरीके से, जैसे कि मैंने क्या किया कि एक ऑब्जर्वेशन लिया, एक ऑब्जर्वेशन लिया, जैसे 50 जो उसकी थी ओरिजिनल रीडिंग थी, एक ऑब्जर्वेशन लिया, तो एक बार हो सकता है 51 आए, फिर एक बार हो सकता है 50 आए, फिर 51, फिर 50, इस तरीके से बहुत बार मैंने इसका ले लिया, और इसका हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फिर से मिस्टेक हो गई मुझसे, फिर से एक और बार देखते हैं कि नंबर लिया तो एक बार 51 आ रहा है, एक बार 49 आ रहा है, फिर एक बार 51 आ रहा है, एक बार 49 आ रहा है, तो इस तरीके से बहुत बार करा। तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि जब आप रीडिंग ले रहे होगे, बहुत ज्यादा बार लिया है, तो आपसे कभी पॉजिटिव एरर हुई होगी, आपसे कभी नेगेटिव एरर हुई होगी, कभी पॉजिटिव एरर हुई होगी, कभी नेगेटिव एरर। कितनी बार पॉजिटिव एरर और कितनी बार नेगेटिव एरर, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलती है अगर आपने बहुत ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन लिया है तो जितनी बार आपसे पॉजिटिव एरर हो रही होगी उतनी ही बार आपसे नेगेटिव एरर भी होगी। इसका मतलब मेरे पास जो ओरिजिनल रीडिंग थी ये, और इन सारे रीडिंग को मैं ऐड करके इसका एवरेज निकालूंगा तो मैं अपनी ओरिजिनल रीडिंग पर ही पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस रैंडम एरर को दूर करने के लिए हम किसी भी प्रैक्टिकल को ज्यादा बार करते हैं। आई बात सभी को समझ में? तो देखो प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हम किस एरर को दूर करने के लिए या किस एरर को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बार ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा बार हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, रैंडम एरर को हटाने के लिए। आई बात सभी को समझ में? ठीक है, और नोट यहां पर यही लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैंसल आउट रैंडम एरर। ये बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन करोगे आप रैंडम एरर को अपनी तरफ से दूर कर सकते हो। तो ये था हमारे पास एरर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये चीज आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी कि एरर कैसी होती है, किस तरीके से हम एरर को हटा सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर्स क्या होती है। अगली क्लास में इस एरर का हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि इस एरर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास काफी अच्छे से समझ में आएगी, बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, क्लास अच्छी लगती हो, तो प्लीज 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 आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं।
ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।